हेलो, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग इस कोरोना टाइम में ठीक होंगे। और बंगाल चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और आज हम उसी बंगाल से रिलेटेड एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में ही बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया और ये उनके लिए अच्छा साबित हुआ या नहीं साबित हुआ, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है, जिसने भी पंजाब में रहा बसा वहां पर काम किया वो वहां पर सफल रहा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आपने इतिहास में देखा भी होगा, फ्रांसीसियों ने मद्रास को अपनाया और अंग्रेजों ने बंगाल को अपनाया। ये वहां पर रहे या वहां से अपना शासन चलाया, वह यहां से अपना व्यापार किया, लेकिन वो सफल रहे और फ्रांसीसी वहीं फेल रहे। तो इसलिए बंगाल भारत का उस समय सबसे समृद्ध, जिसे हम कह सकते हैं, वो राज्य था और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या भी उसी राज्य में थी। तो 1905 के टाइम पीरियड में आते आते लॉर्ड कर्जन के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि उन्होंने बंगाल विभाजन को कर दिया। क्या जो उन्होंने तर्क दिए वो सही थे? जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हां, बंगाल का प्रशासन चलाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है क्योंकि वहां की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ के समथिंग हो चुकी है। लगभग 7 करोड़ 80 लाख के समथिंग पूरे बंगाल राज्य की जनसंख्या थी और इसलिए उन्होंने कहा वह प्रशासन को चलाना अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए हम बंगाल विभाजन कर रहे हैं। क्या यह तर्क सही था या इसके पीछे कोई और भी कारण थे? जब लॉर्ड कर्जन भारत गवर्नर जनरल बन के आए थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि जब तक मैं भारत में हूं तब तक मैं कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। यानी कांग्रेस से उनका अर्थ था कि जो भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन पनप रहा था, उस राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करना। और उस राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए, इसी की तरफ उन्होंने जो विचार गढ़ा वही था बंगाल विभाजन। अब जरा मैं बंगाल विभाजन, जरा आपको लोकेशन दिखाऊं बंगाल विभाजन की। तो जो बंगाल था वो बहुत ही बड़ा राज्य था। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो उसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो वर्तमान समय के आप ये मान लीजिए, उसमें उस समय एक जो था, देखिए आप, बिहार है ना, झारखंड, जो झारखंड हो गया, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। क्योंकि आप जानते हैं ये झारखंड और छत्तीसगढ़ बिहार से ही निकले हैं, है ना। तो जो छत्तीसगढ़ है, ये सारा का सारा, और बंगाल, और ये बांग्लादेश और असम। इन सबको मिलाकर देखिए, आप देखिए जरा, झारखंड छत्तीसगढ़ बिहार के पार्ट थे। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बांग्लादेश जो प्रेजेंट टाइम का बांग्लादेश, और असम वाला पार्ट, इन सबको मिलाकर उस समय का बांग्लादेश, बांग्ला एक राज्य बनता था अंग्रेजों का। यानी इतने बड़े राज्य पर उन्होंने राज कर रहे थे और ये एक राज्य था उनका। अब इसका विभाजन करने की क्या सूझी? क्योंकि जरा देखिए बंगाल क्यों इंपॉर्टेंट था। बंगाल, बिहार, एक अलग संस्कृति, एक अलग भाषा, देख रहे हैं ना। झारखंड छत्तीसगढ़ वाला पूरा रीजन, प्लेट्यू वाला रीजन, आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण था। उड़ीसा का अपना कल्चरल बड़ा ही इंपॉर्टेंसी है। बंगाल का अलग भाषा, अलग कल्चर। आप देख सकते हैं बांग्लादेश में मुस्लिम बहुल, मुस्लिम का अलग धर्म। असम वाले क्षेत्र में भाषा अलग, कल्चर अलग। तो जो बंगाल पूरा राज्य था उसको हम देखें तो कल्चर, संस्कृति के दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से पूरा बंगाल ही बड़ा महत्वपूर्ण था। और अंग्रेजों का सबसे ज्यादा राजस्व भी उसी क्षेत्र से होता था। अब अंग्रेजों को यह लग रहा था कि इस बंगाल में सब लोगों में इतनी विविधता होने के बाद भी एकता बड़ी जबरदस्त है और यही एकता राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर रही है और वही हमारे लिए क्या कर रही है, नुकसान कर रही है। इसीलिए लॉर्ड कर्जन के मन में विचार आया कि क्यों ना इस बंगाल को दो भागों में तोड़ दिया जाए। और दो भागों में सिर्फ ज्योग्राफिकल रूप से न तोड़ा जाए, भौगोलिक दृष्टिकोण से न तोड़ा जाए, बल्कि इसे राजनीतिक, पॉलिटिकल रूप से भी तोड़ा जाए। इसमें उन्होंने क्या किया, देखिए जरा, उन्होंने क्या किया, बंगाल को दो भागों में बांट दिया। एक क्या बांटा, पूर्वी बंगाल, और दूसरा पश्चिमी बंगाल। अब जरा हम देखें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आए। तो जो बंगाल वाला पूरा पार्ट बटा उस समय में, तो बंगाल वाले पार्ट में कौन कौन सा पार्ट आया, तो पहले हम देखें इधर यानी वेस्ट, पश्चिम बंगाल। ममता दीदी कह रही थी कि पश्चिम बंगाल से पश्चिम हटा दिया जाए क्योंकि भारत के तो पूर्व में है ना बंगाल,
केवल बंगाल रखा जाए कि उनके राज्य का नाम, लेकिन ये पश्चिम बंगाल उसी समय से पश्चिम बंगाल है। क्यों? क्योंकि विभाजन करने के बाद ये वाला भाग कहां आ गया था? वेस्ट में, पश्चिम में आ गया था, और ये वाला भाग कहां चला गया था? ईस्ट में। तो जो ये पश्चिम बंगाल उस समय जो बन गया था, उसमें एक था बिहार, और दूसरा था उड़ीसा, और तीसरा था बंगाल स्वयं। ये बंगाल, और इधर कौन कौन सा था? इधर था केवल बांग्लादेश और असम छोटा सा। बस मैं दो पार्ट में कैसे बटा? एक पश्चिम बंगाल, इसमें तीन जगहों को रखा गया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और बंगाल की जो राजधानी है प्रेजेंट टाइम में कलकत्ता, उसे पश्चिम बंगाल की राजधानी बना दिया गया। और जो पूर्वी बंगाल रखा गया उसमें बांग्लादेश और असम थे, और राजधानी कहां बना दी गई? जहां बांग्लादेश की राजधानी प्रेजेंट टाइम में ढाका। इस प्रकार से दो भौगोलिक आधार पर यह बटा, लेकिन पॉलिटिकल रूप से कैसे बटा? पॉलिटिकल रूप से कैसे बटा इसकी चर्चा हम अब आगे करेंगे। और पॉलिटिकल रूप से बटना ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं, कहीं पर भी किसी भी समूह में कुछ लोगों के बीच में आप पॉलिटिकल राइट्स बांट दीजिए, उनमें ज्योग्राफिकल डिवीजन स्वयं हो जाएगा, भौगोलिक विभाजन हो जाएगा। क्योंकि राजनीतिक जो मसले होते हैं ना, वो मतभेद एक दूसरे से वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर देते हैं, और फिर ज्योग्राफिकल डिवीजन होना आराम से हो जाता है। जैसे आप समझ भी सकते हैं, घर में 3 बहुएं आ गई, 3 लड़कों की, है ना, और अब 3 बहुएं आपस में कैसे होंगी? पॉलिटिकल राइट्स उनमें बटेंगे। झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा, सब्जी कौन बनाएगा, रोटी कौन बनाएगा, और अब उनमें बटेंगे, काम बटेंगे। झाड़ू पोछा एक लगाएगा, सब्जी और रोटी दूसरा बनाएगा, तीसरा बर्तन धोएगा। अब उनमें क्या होगा? इन पॉलिटिकल जो ये इनमें पॉलिटिकल वर्क जो बटे हैं ना, उसको लेकर अब तीनों में मतभेद होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही वो मतभेद शुरू होते 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 तो एक दिन इस स्तर पर पहुंचेंगे, उस पूरे घर का बंटवारा हो जाएगा। तो देखिए, पॉलिटिकल राइट्स बटे और उससे उस घर का क्या हो गया? ज्योग्राफिकल डिवीजन हो गया। सेम थिंग इज इन बंगाल। यहां अभी देखिए पॉलिटिकल राइट्स कैसे बटे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगला पॉइंट, बंगाल विभाजन का जब विचार आया लॉर्ड कर्जन के बीच में, तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई वो की गई 20 जुलाई को। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, या बंग भंग उसे बोलते हैं, बंग भंग की घोषणा की गई। और यह कहा गया कि भाई अब ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की है, या घोषित किया है, या डिक्लेरेशन किया है कि बंगाल का प्रशासन, जिसकी जनसंख्या 8 करोड़ के समथिंग प्रशासन नहीं संभाला जा रहा है, अब इसका 2 भागों में विभाजन किया जाएगा। और जैसे इसकी घोषणा हुई, कांग्रेस ने इसका जबरदस्त विरोध करना शुरू किया, और 7 अगस्त 1905 को विरोध सभाओं को बुलाया गया कलकत्ता में, और कलकत्ता में बुलाया गया, कलकत्ता के टाउन हॉल में बुलाया गया, और टाउन हॉल में ये डिक्लेरेशन, ये प्रस्ताव पास किया गया कि अब वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन क्या करेंगे? शुरू करेंगे। स्वदेशी और बहिष्कार का क्या मीनिंग है? स्वदेशी बहिष्कार बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ये आंदोलन निकल के आया। स्वदेशी वस्तुओं के लिए प्रेरित किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि स्वदेशी वस्तुएं प्रयोग में लाएं। इससे क्या होगा कि इंग्लैंड से जो भी सामान आता है, इंग्लैंड से जो भी सामान बनकर, चीनी, वस्त्र, जो भी चीजें आती थी, उनका क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए। उनके बहिष्कार करने से स्वदेशी सामान की मांग बढ़ेगी, और भारतीय उद्योग धंधे चलेंगे, और इंग्लैंड पर आर्थिक दबाव पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड का सामान बिकेगा नहीं। और इस पर काम किया गया। इस पे बहुत जबरदस्त बहस भी हुई। एक जो गरम दल थे, नरम दल थे, उन दोनों के बीच में बहस हुई, क्योंकि नरम दल का यह मानना था कि जो ये सभाएं हैं, ये बहिष्कार स्वदेशी जो आंदोलन है, ये सीमित दायरे में ही हो, और इसका बहुत लंबा प्रयोग ना किया जाए, और तब किया जाए इसका प्रयोग जब बहुत ही बड़ी कोई मसला आ गया हो, तब स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को चलाया जाए, अन्यथा इसे एक दो साल में ही खत्म कर दिया जाए। जबकि गरम दल का कहना क्या था? इसे बहुत लंबे समय तक चलाया जाए, जब तक क्या ना हो? लक्ष्य की प्राप्ति, यानी स्वराज की प्राप्ति ना हो। एक मसला भी था, लेकिन हां, उस समय तक दोनों ने ही, गरम दल, नरम दल, इस समय 1905 के समय में दोनों ने ही साथ में मिलकर इस आंदोलन को जबरदस्त बूस्टअप किया। आगे देखिए जरा, इस आंदोलन के बाद भी, स्वदेशी आंदोलन के बाद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू कर दिया। 16 अक्टूबर, डेट ध्यान रखिएगा। जैसे ही ये डिक्लेरेशन हुआ कि भाई इंप्लीमेंट कर दिया गया, 2 भाग में बांट दिया गया, वैसे ही नरम दल, गरम दल, पूरे कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम सबने मिलकर शोक दिवस मनाया। इस दिन को 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया।
उस दिन सबने व्रत रखे, उपवास मनाया गया, राखी दिवस, एक दूसरे को राखियां पहनाई गई, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखियां पहना रहे थे और गंगा स्नान कर रहे थे सारे के सारे लोग। अब आप समझ सकते हैं इन कार्यों से समझ सकते हैं हिंदू मुस्लिम में उस समय तक कितनी एकता थी, साथ में मिलकर सब लोग आंदोलन चला रहे थे। और इसी के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है और भारतीय राजनीति में जो ये डिवाइड एंड रूल, जिसमें बांटो और राज करो की जो नीति थी, उससे एक दरार पड़ना स्टार्ट होता है। और वो पॉलिटिकल राइट्स क्या थे जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो पॉलिटिकल राइट्स ऐसे बटे। देखिए जरा ध्यान दें, भारत की जनसंख्या उस समय थी 40 करोड़ के समथिंग और बंगाल की जनसंख्या थी 8 करोड़। अब जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दो भागों में बटा। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं कौन कौन से राज्य थे, बिहार हो गया, बंगाल हो गया और उड़ीसा हो गया। इसकी जो जनसंख्या थी वो थी 4.2 करोड़ हिंदू थे इसमें और 90 लाख के समथिंग क्या थे, मुस्लिम थे। अभी मान लीजिए 5 करोड़ जनसंख्या की समथिंग। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, मुस्लिम अल्पसंख्यक बन गए। अब जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक बने तो वो अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए किससे लड़ेंगे, हिंदुओं से लड़ेंगे। और पूर्वी बंगाल में क्या हुआ, 1.2 करोड़ थे हिंदू और 1.8 करोड़ थे मुस्लिम, यानी यहां मुस्लिम क्या हो गए, मेजॉरिटी में, और हिंदू क्या हो गए, माइनॉरिटी में। और हिंदू अब क्या करेंगे, मुसलमानों के साथ अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ेंगे। और जब ये आपस में लड़ेंगे तो ब्रिटिश सरकार को बस चैन से भारत में राज करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि अब पूरा राष्ट्रीय आंदोलन आपस में लड़ने में लग जाएगा और ब्रिटिश सरकार को रूल करने का मौका मिल। ये पॉलिटिकल उन्होंने क्या कर दिया, हम में, हिंदू और मुसलमानों में, भारत में फूट डाल दी। यहां से फूट डालना स्टार्ट हुआ और हमारे बीच में क्या हुआ, लड़ाइयां शुरू हो गई बस। और वो अपने मंसूबे में कामयाब रहे, क्योंकि वो जो चाहते थे वो हुआ और वो आज तक चल रहा है। और हिंदू मुस्लिम से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान एक अलग देश बन गया और वो यहां से शुरू हुई वो कहानी। और ऐसे पॉलिटिकल राइट्स बटे। इसके बाद क्या हुआ, भारत में लगातार विरोधों का दौर चलता रहा। बंगाल विभाजन के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ पाए, इसके लिए एक मूडी में एक कमेटी भी बनाई गई, इस कमेटी की रिकमेंडेशंस आई। लेकिन हां, जब फाइनल 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, दिल्ली में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई, क्योंकि किंग और क्वीन भारत आए, जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आए और उनके स्वागत में वेलकम पार्टी रखी गई दिल्ली दरबार। और इसी दिल्ली दरबार में ही वेलकम सॉन्ग रखा गया था, जो आज हमारा नेशनल एंथम है, जन गण मन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि बुक में लिखा, जो जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग और इसमें इस दिल्ली दरबार में गवर्नर जनरल और किंग इन सब के द्वारा कुछ डिसीजन लिए गए और उनमें से पहला डिसीजन था कि जो बंगाल का विभाजन किया गया है उसे समाप्त कर दिया जाए और अब इनको एक मिला लिया जाए। लेकिन एक मिलाते मिलाते बहुत देर हो चुकी थी। हिंदू और मुसलमान अब अपने पॉलिटिकल राइट्स को लेकर इतने ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे कि अब वो चाहते ही नहीं थे कि अब एक हो, अब वो चाहते थे सेपरेट ही रहे। और दूसरी घोषणा क्या थी कि बंगाल, जो कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र हो रहा है, जिसके लिए इतनी जद्दोजहद थी कि राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, वहां से ही ब्रिटिश सरकार ने अपना पूरा झोला उठाया और सीधा अपनी राजधानी कहां बना दी, दिल्ली स्टैब्लिश कर दी। अनाउंसमेंट कर दिया कि नाउ आवर कैपिटल विल बी इन दिल्ली। और 1912 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन, उसके क्या परिणाम निकले? परिणाम ये निकले कि फ्यूचर में एक पाकिस्तान बन गया। हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी वो नफरत में बदल गई। हमने एक दूसरे को नफरत की निगाहों से देखने लग गए। मुस्लिम लीग ने इसमें और घी डालने का काम किया इस आग में, और देखिए फाइनली वो अपने लिए एक पाकिस्तान ले गए। और आज आप जानते हैं उस पाकिस्तान की दशा क्या है। ठीक है, तो ये था दोस्तों यहां तक। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई।